हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। तो हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे और 1773 से 1858 तक के एक्ट को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। यहाँ पर वो एज अ कमर्शियल बॉडी बनकर आई थी कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके या भारत में जो भी संसाधन है उनका दोहन कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। पहले उनका यही प्लान था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ पर राजाओं का आपसी में जो मुठभेड़ होती रहती थी, हर दूसरे दिन दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, प्रशासन से, उन्हें बस अपना क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो लड़ते रहते थे। उन्होंने इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर जैसे दो गुट हैं तो एक गुट के साथ खुद ही मिल गए और उनको लड़ाया और उसके बाद उनका आधा राज्य हड़प लिया। तो इस तरह से जो पूरी उनकी नीति चलती रही और आते आते 1764 बक्सर की लड़ाई में क्लियर हो जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पावरफुल है इंडिया में। तो वहाँ से स्टार्ट होता है अंग्रेज़ों का प्रशासनिक दौर। और यहीं पर हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी थी अब वो व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रह गई है। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स, दैट मीन्स राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार मिल गए। इसी के बाद वो एक क्षेत्रीय शक्ति से एक पूरे भारत पर कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में उभरती है। और 1850 तक जहाँ पर हमारा प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ तक काफ़ी पावरफुल बन चुकी होती है। और यहाँ पर उन्होंने जो हमारे जनता है उसका काफ़ी शोषण किया होता है, अत्याचार किए होते हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो ये इनका प्रशासनिक दौर है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। तो फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो ये वाला एक्ट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कंट्रोल करने की दिशा में यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था। इसने ही पहली बार जो कंपनी थी उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल जो भी कार्य होते थे उनकी मान्यता दी। और यहाँ पर इंडिया में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस जो एक्ट था इसकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहले यही था कि जो बंगाल के गवर्नर थे अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें पहले ऐसे जो गवर्नर जनरल थे दैट इज़ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे की जो भी गवर्नर थे उन्हें भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि ये पहले सब अलग अलग थे। इसी के अंतर्गत जो कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस टाइम पे फेडरल कोर्ट कहते थे, तो उसकी स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अदर जज होंगे। इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें अपना जो प्राइवेट वो ट्रेड करते थे, भारतीय लोगों से गिफ्ट्स लेते थे, रिश्वत लेते थे, वो सब बैन कर दिया गया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखना स्टार्ट किया। और ये सब भारत में राजस्व, रेवेन्यू, नागरिक, सिविल और सैन्य मिलिट्री मामलों को देखती थी और ब्रिटिश सरकार को इसकी जो भी रिपोर्ट होती थी वो सब देती थी। फिर यहाँ पर भी उनका जो प्रशासन करने का तरीका था वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए फिर 1781 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट को पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स थे वो
पीएम थे वहाँ पर, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं थी कि इसने जो कंपनी थी उसके पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया था। इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस एक नई बॉडी बनाई गई जिसके माध्यम से कंपनी के पॉलिटिकल मामलों इश्यूज को देखती थी, और जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स था वो कमर्शियल मामलों को देखती थी। इस टाइप से यहाँ पर द्वैत शासन का शुभारंभ हो गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह उसमें यह शक्ति थी कि वो क्या कर सकता था, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण कर सकता था और उनको नियंत्रित कर सकता था। इस प्रकार से जो एक्ट था उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो ये, जो भारत में कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा, और जो दूसरा था वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दैट मीन्स अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी पर जो उसका कंट्रोल था वो मजबूत हो गया था। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक, सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार से अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण होगा। और ऐसे जो गवर्नर जनरल बने भारत के फर्स्ट, दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर जो मैड्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनकी विधायिका संबंधी जो भी शक्तियाँ थी वो सब हटा दी गई, और जो भारत का गवर्नर जनरल बना था उसे पूरे जो भी ब्रिटिशर्स का जहाँ तक कंट्रोल था वहाँ पर विधायिका के अनलिमिटेड अधिकार दे दिए गए, और इसके अंतर्गत जो कानून बनाए जाने लगे थे अब उन्हें एक्ट कहने लगे, और जो इससे पहले बने थे उन्हें रेगुलेट, नियामक कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सारी जो कमर्शियल बॉडी के रूप में जो भी उसकी गतिविधियाँ थी सबको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर ये एकदम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके तहत जो भी कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे ब्रिटिश राजशाही और उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी क्षेत्र थे वहाँ पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो भी ब्रिटिश राजशाही थे उनके उत्तराधिकारियों के कब्जे में थे अभी भी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट घोषणा की गई थी कि 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके विरोध के कारण यहाँ पर उसे शुरू नहीं किया गया। एंड द लास्ट जो चार्टर एक्ट था 1853 का, तो यहाँ पर जो भी 1793 से और 1853 के दौरान जो भी ब्रिटिश संसद में पारित चार्टर थे उनमें से ये लास्ट था, और संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कंपनी थी उसके व्यापारिक निकाय, कमर्शियल बॉडी के रूप में जो भी एक्टिविटीज़ थी सबको समाप्त कर दिया गया था और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, काउंसिल थी, उसमें जो भी विधायी और प्रशासनिक कार्य थे, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होते हैं उनको अलग कर दिया गया। और इसके अलावा जो काउंसिल थे उसमें 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। ठीक है, और ये केंद्रीय विधान परिषद
या भारतीय विधान परिषद के रूप में कार्य करने लगी, लेकिन इनकी जो विशेष मशीनरी और प्रक्रिया थी वो कभी काम में आई ही नहीं। नेक्स्ट था जो सिविल सैनिकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। बात हुई थी 1833 के एक्ट में, लेकिन स्टार्ट यहाँ पर कर पाए। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर जो कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन जो भी पहले के एक्ट थे उनके विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। दैट मीन्स अब जो संसद थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी, क्योंकि इससे पहले 20-20 साल बढ़ाने का वो दिया गया था, लेकिन इस चार्टर में कोई भी बात नहीं की गई थी। और दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट थी वो कभी भी ब्रिटिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को भारत से समाप्त कर सकती थी। और इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस टाइप से हमने 1853 के चार्टर एक्ट तक देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 से 1940